ఎన్నికల ప్రణాళికను భాజపా విడుదల చేస్తోంది। ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం। और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता देश की विदेश मंत्री सम्मान्य सुषमा जी का स्वागत करें। श्री सरोज पांडे जी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा वे भी मंच पर आए, और श्री अरुण जेटली जी जो भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका स्वागत करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का स्वागत करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री तरुण चुग जी को आमंत्रित करता हूं। श्री तरुण चुग जी आए और हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य वरिष्ठ मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी का स्वागत करें। श्री तरुण चुग जी, हमारी पार्टी के मीडिया विभाग के जो हमारे प्रमुख हैं श्री अनिल बलूनी जी, मैं उनसे कहूंगा अनिल बलूनी जी मंच पर आए और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय रामलाल जी का स्वागत करें। श्री अनिल बलूनी जी, आज के इस संकल्प पत्र के जनता को अर्पित करने के इस कार्यक्रम में मीडिया के जो सभी हमारे मित्र आए हैं उन सभी का भी हम स्वागत करते हैं, और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए और ये जो संकल्प पत्र एक बहुत जन भागीदारी की प्रक्रिया से तैयार करा है, इसकी प्रस्तावना के विषय में अपना विषय रखें। माननीय अमित शाह जी। मित्रों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। मंच पर उपस्थित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के गृह मंत्री और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी, देश के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, श्रीमान रामलाल जी, भाई भूपेंद्र यादव जी, और आज यहां पर उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार भाइयों और बहनों, आज कुछ ही क्षण के बाद श्रीमान राजनाथ सिंह जी 2019 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं आज आपको 2014 की याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी उस वक्त के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर लोगों के सामने आई थी। उस वक्त हम एक संकल्प पत्र और भारतीय जनता पार्टी का देश 14 से 19 किस तरह से चलेगा इसका विजन लेकर हम आपके सामने आए थे, और 2014 में हमारी बात का सम्मान रखते हुए इस महान देश की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था। देश में 30 साल के बाद पहली बार अस्थिरता के दौर को खत्म करते हुए एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार बनाई, और एनडीए की सरकार ने अपना कामकाज मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2014 से 2019 की यात्रा जब कभी भी भारत के डेवलपमेंट का, भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बढ़ने का इतिहास लिखा जाएगा। ये 5 साल
सुवर्ण अक्षरों से अंकित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से कार्यकाल को हम समाप्त कर कर आज देश की जनता के सामने फिर से जा रहे हैं। इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कि 5 साल के अंदर 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को सच अर्थ में उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। गैस के सिलेंडर्स, घर, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य, ये बुनियादी चीजों को, बुनियादी जरूरियातों को लोगों तक पहुंचाने में जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को सफलता मिली है। और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका बारीकी से संवेदना के साथ ध्यान रखते हुए हर गरीब के पास ये सुविधाएं पहुंचे, इसका प्रयास किया है और ये सफल प्रयास है। आज देश के अधिकांश घरों में बिजली पहुंच चुकी है। 8 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। 7 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंच चुके हैं। 2.5 करोड़ लोगों को घर का अलॉटमेंट हो चुका है। 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को संभालने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर हम आगे बढ़े। 12 करोड़ किसानों को इनपुट सपोर्ट देने की वैज्ञानिक व्यवस्था, सीधे इसके मोबाइल पर 6,000 रुपया ट्रांसफर हो, इस प्रकार की हम व्यवस्था करें। देश की अर्थव्यवस्था में भी कंसीडर करना पड़े, दुनिया भर के अर्थ जगत के पंडितों को कंसीडर करना पड़े, इस तरह का सुधार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आंकड़े 4 कॉर्नर्स के अंदर है और बहुत अच्छे तरह से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम सिर्फ 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जब 14 में जनादेश मिला तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें नंबर पर थी। आज वहां से बढ़कर 5 ही साल में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और द्रुत गति से 5वें नंबर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ढेर सारे कदम भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए। सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो इस देश के अंदर विगत 30 सालों से आतंक फैलाकर दूर से देखकर आनंद लेते थे, आतंकवाद का मूल जहां पर है वो मूल पर घा करने की नीति नरेंद्र मोदी ने अपनाई और इसके कारण आज 125 करोड़ का ये देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। न केवल देश, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश गया है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, भारत को कोई हल्के से नहीं ले सकता। ये संदेश भेजने में नरेंद्र मोदी सरकार सफल रही है। दुनिया में देश का गौरव आज आसमान को छू रहा है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भारत कोई मैटर नहीं करता था। 2004 से 2014 10 साल के कालखंड में भारत का गौरव दुनिया के अंदर धीरे धीरे नीचे जाता था। ये 5 साल के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण मसला हो, देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है, देश के प्रधानमंत्री का रुख क्या है, भारत सरकार का मंतव्य क्या है, इसके मायने पूरे देश, फिर पूरी दुनिया के अंदर बहुत बदले हुए नजर आते हैं। मैं मानता हूं इस बात के साथ देश के 125 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं और हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक भी घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार इसका आरोप भी न लगे, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार चली है। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, स्कैम, एक के बाद एक स्कैम की सीरीज के बाद जो सरकार बनी, इसने प्रामाणिक सरकार कैसी हो सकती है, एक पारदर्शी सरकार कैसी हो सकती है, उसका उदाहरण देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, आज देश दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरा है। भारत
दुनिया में एक महाशक्ति के नाते अपनी पहचान को कायम कर। हर भारतीय को इन दिन का इंतजार था। 70 साल हो गए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के फैसलों में हमारी कोई भूमिका नहीं होती थी। आज भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। मैं मानता हूं आने वाले दिनों के अंदर ये बात और आगे बढ़ने वाली है। मैं 5 साल के अंदर इस सरकार ने कई कदम उठाए, सबका जिक्र करना नहीं चाहता क्योंकि आज का विषय हम आगे क्या करेंगे, परंतु इतना जरूर बताना चाहता हूं मित्रों, जिन लोगों को भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्टडी है उनको मालूम होगा काम करना कितना कठिन होता है, और खास कर फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्री के अंदर, इसी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जहां कोई सरकार 30 साल काम करे तो 4-5 बड़े फैसले ले सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 50 से ज्यादा बड़े कदम उठाए हैं जो इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। मैं मानता हूं कि 5 साल हमारे भारत के विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहे। 2014 के जनादेश का अगर एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो 2014 का जनादेश कांग्रेस का शासन, यूपीए का शासन, कांग्रेस के साथियों का शासन, सो कॉल्ड गठबंधन वालों का जो शासन था, वो शासन से जो निराशा जन्मी थी, वो निराशा ने नरेंद्र मोदी में एक आशा देखी थी और ये आशा को जनादेश में जनता ने परिवर्तित किया था। और 2000 ये जो यात्रा चली है, देश का जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ है, देश की आशा अब अपेक्षा में बदल चुकी है। पहले लोग आशा करते थे ये होना चाहिए, ये हो सकता है क्या, ये कर देते हैं तो अच्छा है। अब काफी कुछ अच्छा हुआ है। लोग अधिकार से कहते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं मानता हूं 2019 का चुनाव अपेक्षा का चुनाव होने वाला है और मैं बड़ा विश्वास के साथ कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी सक्षम है 125 करोड़ देश की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, विशेषकर देश के युवाओं की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए, उनकी अपेक्षा का भारत बनाने के लिए। लोगों को अपेक्षा है देश का टॉप 5 इकोनॉमी में आ सकता है। देश के गरीबों को अपेक्षा जगी है कि हमें गैस मिल गया, घर मिल गया, बिजली मिल गई, शौचालय मिल गया, स्वास्थ्य की योजनाएं मिल गई। अब आगे पर भी हमारा जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है क्या? किसानों को आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा है। देश आतंकवाद से केवल मुक्त न हो, आतंकवादी देश के ओर देखने की हिम्मत न करे, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करने की जनता को अपेक्षा है। कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान की अपेक्षा है और देश दुनिया में महाशक्ति बनकर अपना स्थान हमेशा के लिए सुनिश्चित करे, इसकी भी अपेक्षा है। मैं मानता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र जो आने वाला है, ये सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक दस्तावेज बनकर, एक डॉक्यूमेंट बनकर लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। मोदी जी ने देश के सामने आजादी के जब 75 साल समाप्त होंगे 2022 में, तब देश कैसा हो इसका एक विजन रखा है और वो विजन के हिसाब से 2022 में हम 75 साल के समय 75 संकल्प लेकर देश की जनता के सामने जा रहे हैं कि 2022 में ये 75 संकल्पों को पूरा कर कर जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाता होगा, इतनी समस्या से संपूर्ण रूप से देश को मुक्त करने का वचन लेकर, संकल्प लेकर हम लोगों के सामने जाने वाले हैं। सबसे बड़ी मोदी सरकार की सिद्धि है, हमने सोचने का स्केल बदला है। पहले योजनाएं बनती थी इतना 1000 घर बना देंगे, इतने लाख टॉयलेट बना देंगे। अब हरेक को घर देंगे, हरेक को टॉयलेट देंगे, हरेक को गैस देंगे, हरेक को बिजली देंगे, हरेक के स्वास्थ्य की सुविधा करेंगे। देश का सोचने का स्केल बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जिसकी देश की जनता राह से आज ये संकल्प पत्र की घोषणा हमारे संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी करने वाले हैं।
कई सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर अलग अलग क्षेत्र के तज्ञों के साथ चर्चा कर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर और भारत के मन की बात के माध्यम से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का भागीदारी कर एक संकल्प पत्र को बनाया गया है। मैं मानता हूं दुनिया भर की डेमोक्रेटिक पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने जा रहा है कि कोई पार्टी अपना संकल्प पत्र 6 करोड़ लोगों के साथ चर्चा कर बनाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प पत्र लेकर आपके मन की बात संकल्प पत्र में समाहित कर आपके सामने आने वाली है। इस वक्त मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने 2014 में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। 2014 से 2019 तक हमने आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है। कई चीजें जो हमारे संकल्प पत्र में नहीं भी थी उसको आगे ले जाने का काम किया है। आप एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथीदारों को आशीर्वाद दीजिए। हम एक मजबूत सरकार देने का वादा करते हैं। हम एक निर्णायक सरकार देने का वादा करते हैं। एक पारदर्शी और संवेदनशील सरकार देने का वादा करते हैं। मुझे भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे दल साथ में मिलकर जनता की अपेक्षा का भारत बनाने में हम सफल होंगे। पूरे देश भर में जहां जहां जाते हैं फिर एक बार मोदी सरकार का उद्घोष जनता में से सुनाई पड़ता है जो व्याख्यायित करता है लोगों की अपेक्षाओं को। और ये अपेक्षाओं की पूर्ति का चुनाव है। ये अपेक्षाओं की पूर्ति मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जरूर करेगी। मुझे इसकी पूर्ण आशा है और आप सबसे भी अपेक्षा है कि चुनाव के ये संकल्प पत्र को आप हमारी स्पिरिट को, हमारी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेंगे। ये बात कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। माननीय अध्यक्ष जी ने और श्री राजनाथ जी ने 29 जनवरी को एक भारत के मन की बात कार्यक्रम को दिल्ली में इसका शुभारंभ किया था और 300 से ज्यादा रथ, लगभग 20,000 से ज्यादा छोटी छोटी मीटिंगें, 100 से ज्यादा विशेषज्ञों की बैठक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, वेबसाइट के माध्यम से लोगों के सुझावों को एकत्रित करके 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का और जन भागीदारी का एक पूरा संवाद कार्यक्रम चलाते हुए ये संकल्प पत्र तैयार किया। और मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे कि संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी के द्वारा कृपया इस संकल्प पत्र को जनता को समर्पित करने के कार्यक्रम को करिए। मैं मंच के सभी वरिष्ठ हमारे नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि ये जो संकल्प पत्र है, ये संकल्प पत्र देश की जनता को समर्पित किया जाएगा। ये संकल्प पत्र 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ सीधा उनकी भावनाओं को, विषयों को, उनके उद्गारों को, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, सबको इसमें समाहित करते हुए और ये जो 5 वर्ष की एक सफल सरकार ने जो गरीब कल्याणकारी कार्य किए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी एक इस संकल्प पत्र अब जनता को समर्पित किया जाता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा संकल्प पत्र समिति के हमारे अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी को कि वो आए और इस संकल्प पत्र का दृष्टिकोण हम सबके सामने रखें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह, हमारी भारत सरकार की विदेश मंत्री बहन सुषमा जी,
भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री, और हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों और हमारे सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, अभी अभी आपके समक्ष संकल्प पत्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा विमोचित हुआ है। यह संकल्प पत्र कैसे तैयार हुआ है, इसके संबंध में बहुत ही संक्षिप्त में आप सबको मैं जानकारी देना चाहूंगा। 2009 लोकसभा चुनाव के लिए यह संकल्प पत्र बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और मेरे साथ 12 लोगों को भी उसमें नामित किया था और संकल्प पत्र को मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए 12 श्रेणियों में भी उसे विभाजित किया था। इतना ही नहीं बल्कि हर विषय के लिए एक अलग से सब कमेटी भी उन्होंने बनाई थी। इन सारी कमेटी और सब कमेटीज ने अपने अपने विषयों पर बहुत ही व्यापक विचार किया है, गंभीरतापूर्वक विचार किया है, जिसके फलस्वरूप आज यह संकल्प पत्र एक विजनरी और वेरी प्रैक्टिकल दस्तावेज बन पाया है, जिसे आप सबके समक्ष आज प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विजन डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह संकल्प पत्र आपके बीच रखते हुए मुझे संतोष की ही अनुभूति नहीं हो रही है, बल्कि गौरव की भी अनुभूति हो रही है कि हमारे संकल्पों में करोड़ों देशवासियों की सहभागिता का भी पूरी तरह से समावेश है। भारत के मन की बात, जिसकी चर्चा भी भूपेंद्र जी यादव ने की है, के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों और सभी समुदायों के साथ विस्तृत एवं व्यापक संवाद के बाद अपने दृष्टिकोण का यह दस्तावेज आज हम लोगों ने देश के सामने रखा है। इस दस्तावेज में जितने भी हमने संकल्प दर्ज किए हैं, उसके माध्यम से हम नए भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर तेजी के साथ बढ़ा है। जैसा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि वर्ल्ड की इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो वह भारत की है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और हम अब धीरे धीरे वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में, इकोनॉमी की साइज को लेकर वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में आना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। 2014 के पहले यूपीए के शासनकाल में ठप पड़े विकास को पुनः पटरी पर लाना, यह हमारी सरकार के लिए बहुत चुनौती भरा काम था, परंतु हमारी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस संबंध में हमने कामयाबी भी हासिल की। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है और उनके नेतृत्व की सरकार, इन दोनों के प्रति मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की जनता का विश्वास भी बढ़ा है और विश्वास ही नहीं बढ़ा है बल्कि देश की जनता का भरोसा भी उनके प्रति बढ़ा है। इसमें भी कहीं दो मत नहीं है कि विकास का चक्का इस समय तेजी के साथ चलना प्रारंभ हुआ है। जहां आवश्यक हुआ है चेंजेज करने में भी रंच मात्र संकोच नहीं किया है। जहां तक देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने भरपूर प्रयत्न किया है और देशवासियों के मन में सुरक्षा का भाव भी पैदा करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। यह सब करते हुए हमने एक रेस्पॉन्सिबल, एक सेंसिटिव और एक फॉर्म कन्विक्शन वाली सरकार की मिसाल देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत की है। हमारी सरकार ने पीपुल पार्टिसिपेशन को गुड गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। हमने पॉलिसी मेकिंग में भी लोगों की भागीदारी तय की है और इस संकल्प के निर्माण में भी जन भागीदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश की है। भारत के मन की बात को जानने के लिए हम लोगों ने
एक लंबा कार्यक्रम चलाया है। हमने करोड़ों लोगों से संपर्क किया है और अलग अलग माध्यम से लाखों सुझाव भी हमको प्राप्त हुए हैं। लगभग 300 रथ, लगभग 7,700 सुझाव पेटियां और 110 से अधिक संवाद कार्यक्रम और 4,000 से अधिक भारत के मन की बात के कार्यक्रम यह संपन्न हुए हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के मन की बात को समझने की हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। साथ ही विशेषज्ञों के साथ भी हमारे टीम के जो प्रमुख सदस्य थे उनका बैठना हुआ है, हम लोगों का भी उनके साथ बैठना हुआ है, उनके साथ भी हम लोगों ने परामर्श किया है। जहां तक इस संकल्प पत्र का प्रश्न है, हमारा संकल्प पत्र पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों को आधार मानकर अगले 5 साल में हम आगे ले जाने के लिए देश को हम अपना यह दृष्टि पत्र आज प्रस्तुत हम लोगों ने किया है। 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा को पूरा करने वाला यह हमारा संकल्प पत्र है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जिस नए भारत के निर्माण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, उसे दोहराते हुए यह संकल्प पत्र आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा देश को समर्पित किया गया है। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा, जब भी चुनाव होते हैं बराबर घोषणा पत्र और तरह तरह के नामों से माने मैनिफेस्टो हर राजनीतिक पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है। इतना ही नहीं, चुनावों के द्वारा राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा लोगों से तरह तरह के वादे किए जाते। जो भी वादे नेताओं के द्वारा पहले किए गए, शायद वह आंशिक रूप से पूरे हो गए होते तो आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता, हमारा भारत दुनिया का धनवान देश बन गया होता। नेताओं की कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स, इनमें अंतर होने के कारण ही भारत में एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह रहता है कि भारत की राजनीति में जो है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है, इसको भी हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। और मैं कह सकता हूं कि 2014 में जो हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने उसे पूरा करने की अपनी तय भरपूर कोशिश की है। जो कहा था उसे किया था, यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और हम उस पर विजय प्राप्त करने में भी कामयाब रहे हैं। मैं इस संकल्प पत्र के कुछ प्रमुख बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विस्तार में यदि मैं जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। जहां तक इस संकल्प पत्र का प्रश्न है, यह वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, आप लोगों तक थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा या पहुंच गया होगा। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। भारत में होने वाले इनफिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल 2 टूक शब्दों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। लेकिन यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं, हम किसी भी राज्य की, चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो, आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे। जो भी उनकी पहचान है उसकी पूरी तरह हम प्रिजर्व करेंगे उसे, और उसे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। सब मिला जुला कर कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी
सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। मैं यहां पर जो इस देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर है, फार्मर, उसके बारे में कहना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शासन की बागडोर संभालते ही कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। यह हम फिर से अपने उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं और उस दिशा में हम 5 वर्षों में तेजी से आगे बढ़े हैं। घोषणा इस संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि 1 लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है, 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है, उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा, 0% ब्याज दर पर 1 लाख का वो कर्ज लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, हमारी यह धारणा है कि जब तक इस देश के किसानों का विकास नहीं होगा, जब तक इस देश के गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक सचमुच हमारे देश के विकास का जो स्वप्न है वह साकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने, कि 25 लाख करोड़ तक का ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर 5 वर्षों में खर्च करेंगे। 25 लाख करोड़। अभी हाल में ही एक किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। यानी एक इनकम सपोर्ट था इस देश के किसानों के लिए। 6,000 रुपया प्रति वर्ष जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है उनको दिया जाएगा। पहली किस्त जा चुकी है, दूसरी किस्त जाने वाली है। लेकिन मैं यहां प्रशंसा करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता को। जब इनके साथ इस संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए बैठे थे तो उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि मुझे कुछ अजीबोगरीब लगता है कि हम कोई भी लाभ यदि देना है तो केवल कुछ ही लोगों तक हम क्यों सीमित रखना चाहते हैं। 2 हेक्टेयर तक का ही किसान नहीं, बल्कि जो भी किसान होगा उस सभी किसानों को हम यह इनकम सपोर्ट 6,000 रुपये का देंगे। यह जो है उन्होंने कहा और उसको हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। सभी किसानों को यह किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। बड़ी बात यह भी हम लोगों ने फैसला किया है, आजाद भारत के इतिहास में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। राष्ट्रीय व्यापारी आयोग, हमारे देश के व्यापारी समाज की बहुत लंबे अरसे से यह मांग चली आ रही थी। आयोग बहुत सारे बन गए, लेकिन ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का, इनकी चिंता करने वाला अभी तक कोई आयोग नहीं बना। तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे। और राष्ट्रीय व्यापार आयोग जो बनाएंगे, इनएक्टिव यह आयोग नहीं होगा, बल्कि वेरी इफेक्टिव आयोग होगा। एक ऐसा हम राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाएंगे जो हमारे देश के आम नागरिकों की जेब से पैसा आता है, करों के रूप में वही खर्च होता है। कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री होगा, स्वाभाविक रूप से उसके मन के अंदर यह भाव पैदा होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कहा, देश की जनता का आह्वान किया था, इस पर बहस होनी चाहिए कि देश में सारे चुनाव साथ हों, हर महीने चुनाव नहीं होने चाहिए। तो यह भी हम लोगों ने यह संकल्प इसमें लिया है कि हम इस पर बहस करेंगे और इस पर कंसेंसस बनाएंगे। यह भी हम लोगों का संकल्प है। गुड गवर्नेंस का जहां तक प्रश्न है, गुड गवर्नेंस के बारे में मैं समझता हूं कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी स्वीकार करते हैं। यहां पर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए हैं, वहीं पर सिस्टम में भी काफी चेंजेस लाए हैं। उदाहरण तो हमारे पास कई हैं, लेकिन मैं एक का उदाहरण देना चाहता हूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जो सहायता, चाहे वो विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो कोई सब्सिडी हो, यह पहले मिडिल मैन के माध्यम से जो लोगों के द्वारा पहुंचती थी, अब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से पहुंचना प्रारंभ हुई है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि हम लोगों ने 1,10,000 करोड़ रुपए की बचत की है। सिस्टम में चेंज लाने का यह लाभ होता है, प्रोसीजर्स में चेंज लाने का इतना बड़ा यह लाभ होता है। मजबूत करेंगे।
हमारे केंद्र राज्य सरकारों के संबंध बहुत ही बेहतर हों, प्रगाढ़ हों। हम उसको और अधिक मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक होगा कदम उठाएंगे। मैं मित्रों यहां बहुत ही संक्षेप में एक और चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है बार बार कि 2022 तक हम नए भारत का निर्माण करेंगे जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ऐसे हमने लगभग 75 स्टेप्स 75 कदम तय किए। मैं उनमें से सारे पॉइंट्स की चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सैलिएंट पॉइंट्स कि 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करेंगे और 60 वर्ष की आयु के उपरांत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे और सीमांत किसान हेतु पेंशन योजना, इसकी मैंने चर्चा कर दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम करेंगे, क्योंकि पर 0% ब्याज दर पर 1 से 5 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए तक का हम कृषि ऋण देंगे, इसकी भी चर्चा की है मैंने। और लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करेंगे, उसका जो है हम डिजिटीकरण करेंगे। युवाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम हैं, लेकिन 2 की मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के दिशा में भी हम काम करेंगे। हम सीटों की संख्या मैनेजमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। जो हमारे एक्सेलेंट हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी हम सीटों के नंबर को बढ़ाएंगे। एक्सेलेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो संस्थाएं हैं इंजीनियरिंग की, उनमें भी हम बढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं, लॉ से जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उनमें भी सीटों को बढ़ाने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। बुनियादी ढांचा माने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, जिसको कि अध्यक्ष जी ने भी कहा है, अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर। लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सभी गरीब परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, तो हम इस लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। सभी घरों का 100% विद्युतीकरण, पावर इन एवरी विलेज, पावर फॉर ऑल, यही लक्ष्य रखकर हमारी यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। प्रत्येक घर में शौचालय, 98% घरों में इस लक्ष्य को हमने हासिल किया है। सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, यह भी हम करेंगे। सभी घरों में स्वच्छ जल पीने के लिए मिले, पीने का पानी मिलना चाहिए। नेशनल हाईवेज का काम बहुत अच्छा हुआ है। नेशनल हाईवेज की लंबाई है जितनी, उसको हम 2 गुना करेंगे, जस्ट डबल करेंगे। हम इस लक्ष्य के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। और शहरों और गांवों में ODF प्लस और ODF 2+ दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 100% कचरा संग्रह सुनिश्चित करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। रेलवे की दृष्टि से 2022 तक सभी जितने भी रेल पटरियां हैं, कोशिश यही होगी कि लगभग अधिकांश रेल पटरियों का ब्रॉड गेज में परिवर्तन हो जाए। 2020 तक यह भी हम लोगों की कोशिश होगी कि सभी रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण, वह पूरा हो जाए। हेल्थ की दृष्टि से आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। यह सिर्फ काम चल रहा है। 75 नए मेडिकल कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस की भी स्थापना की जाएगी। और गरीबों के लिए उनके दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों पर टेलीमेडिसिन एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी उपलब्ध कराने का भी हम लोगों ने लक्ष्य सामने रखा है। ट्रेन्ड डॉक्टर
और जनसंख्या का अनुपात आज बहुत अधिक है। डॉक्टर्स की संख्या हमारे कम है। पूरी कोशिश हम लोगों की होगी 10 डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का रेशियो कम से कम 1:1400 1:1400 हो जाए। यह हमारी ये पूरी कोशिश होगी। पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण का स्तर घटाने के लिए और कुपोषण में कमी का दर तेज करने का भी लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इसका जहां तक प्रश्न है, यह बताने की आवश्यक नहीं है, सारा देश अब इसमें परिचित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक और भी बेहतर बनाने का काम करेंगे, और भी बेहतर। अभी मैं बोल नहीं रहा हूं कि टॉप 20 में रहेंगे, कहां रहेंगे, लेकिन यह हमारा लक्ष्य है। अभी तक निर्यात, एक्सपोर्ट, उसको 2 गुना करने की दिशा में हमारा यह अब प्रयत्न होगा।